डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस के बारे में। ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस, ज्योमेट्री से समझ में आता होगा कि कोई मटेरियल है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, अनशार्पनेस का मतलब होता है बिलरनेस। बिलरनेस क्या होता है, जब हम आरटी करते हैं तो जो हमारा जो हमें इमेज मिलती है तो उसके आसपास क्या आती है, अनशार्पनेस आती है, यानी कि ब्लरनेस आती है। तो उसी को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस। ये किस किस वजह से आती है उसको हम समझ लेंगे। क्या होता है कि जब हम आरटी करते हैं तो आरटी के केस में हमारा जो सोर्स है वो कैसा होना चाहिए, पॉइंट सोर्स होना चाहिए, यानी कि सोर्स जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर हम सोर्स का साइज जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो ब्लरनेस है या अनशार्पनेस है वो भी बढ़ती जाती है। अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोर्स साइज। ठीक है, जैसे जैसे सोर्स साइज बढ़ेगा तो हमारी अनशार्पनेस भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, या फिर एक और सेकंड पॉइंट होता है, अगर हम क्या करेंगे कि जो हमारा सोर्स है और जो एसएफडी की डिस्टेंस है जैसे जैसे हम कम करेंगे तो उस केस में भी हमारा क्या होता है कि अनशार्पनेस बढ़ती है। तो ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द सोर्स साइज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ एसएफडी। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हमारी सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी अनशार्पनेस बढ़ेगी। हमने भी नाम लिया एसएफडी यानी सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस, तो उसको थोड़ा सा समझ लेंगे। ये हमारा यहाँ पर क्या है, सोर्स है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, मटेरियल है, यानी कि जो हमारा वर्कपीस है या जॉब है। ठीक है, इसके पीछे हमारी क्या लगी होती है, फिल्म, जिसको हम रेडियोग्राफिक फिल्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारी होती है एसओडी। एसओडी मींस सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमने जो अभी टर्म यूज किया एसएफडी, एसएफडी का क्या मतलब होता है, यहां से लेके ये हमारा है एसएफडी, यानी कि सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस। ये हमारे क्या कहलाता है, एसएफडी कहलाता है। ठीक है, ये हमारा जो मटेरियल है इसकी टी थिकनेस है। टी क्या है, थिकनेस है। अगर हम एसओडी को चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एसओडी बराबर हमारा क्या होगा, एसएफडी माइनस टी। ठीक है, ये अगर एसएफडी को लिखना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, एसओडी में प्लस कर देंगे क्या, टी को, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट तक जो डिस्टेंस है उसको हम एसओडी बोलते हैं, और फिल्म तक जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, एसएफडी बोलते हैं। सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस। हमने जो फर्स्ट पॉइंट देखा ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस में वो क्या था कि हमारा ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोर्स साइज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसएफडी। एसएफडी कैसे कि हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल में हमारे पास में ये कोई मटेरियल है, ठीक है, और हमने यहाँ पे सोर्स को रखा हुआ है, ये माना हमारा एवरेज पॉइंट है, हमें यहाँ पे रखना था, तो हमें जो इमेज है वो कुछ इस तरह से मिली। ठीक है, सिमिलर इमेज मिलेगी। लेकिन क्या होगा, इस सोर्स को अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो फिर क्या होगा, जो हमारा साइज है उससे एक तरीके से बड़ी हमें इमेज मिलेगी। ठीक है, तो ये जो है, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है हमारा साइज इतना था, जो हमारी ज्योमेट्री है मटेरियल की वो इतनी थी, लेकिन हमें कुछ बड़ी दिखाई दे रही है। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या होता है, ये बिलर पोर्शन होता है, या बिलर हमारा क्या रहता है, पार्ट रहता है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको, हम जो एक टर्म यूज करते हैं अंदर वाला, हम कहते हैं अम्ब्रा है, और ये जो है हमारा क्या है, पेनम्ब्रा है। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो हमारा सोर्स है तो एसएफडी से ऐसे डिस्टेंस पे मेंटेन करके रखना है जिससे हमारी ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस क्या है, कम आए। ठीक है, अगर हम इसको कम कर देंगे तो हमारी अनशार्पनेस बढ़ जाएगी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके,
सोर्स साइज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एसएमडी के। जैसे इसमें पास कर देंगे ऐसे भी थोड़ा समझ सकते हैं। जब क्या होता है, अभी एक टॉर्च अगर हम पीछे से डालें और हमारी जो इमेज है अगर एवरेज डिस्टेंस पर रखी हुई है, जो कि डिस्टेंस होनी चाहिए, तो हमारी वही इमेज बनेगी। अब क्या करें, उस टॉर्च को अगर पास में ले आए, उससे लाइट जो हम डाल रहे हैं, तो हमारी जो इमेज है वो एक बड़ी बनती है। तो वही चीज है क्या, अनशार्पनेस। तो ऐसा ही हमारे आरटी के केस में होता है, अगर हमने पास में कर देंगे तब भी हमें क्या मिलेगी, अनशार्पनेस मिलेगी। ठीक है, तो जो डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी होती है उतनी ही डिस्टेंस को मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, ये तो हमने एसएफडी से चीजें समझ ली। अब हम जो सोर्स साइज है उससे भी समझ लेंगे। इसमें 3 कंडीशन आती है जो सोर्स साइज वाले में। क्या होता है कि हमारा क्या है, ये जो सोर्स है हमारा, स्पॉट साइज समझ लेंगे, या मतलब ये मिनिमम साइज होता है, और यहाँ पे क्या है हमारा मटेरियल है। यहाँ से रेडिएशन पड़ेंगे। ठीक है, रेडिएशन पड़ने के बाद में हमारी जो इमेज है, जैसे हम फिल्म, ये हमारी फिल्म हो गई और इसमें हमारी एक क्या आएगी, इमेज आएगी। ठीक है, सेकेंड जो केस रहता है, ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस में क्या होगा, हमारा जो सोर्स है उसका साइज थोड़ा सा क्या किया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल है, और ये हमारी क्या है, फिल्म है, और इसमें जो इमेज आ रही है वो कुछ हमें इस तरह से मिल रही है। ठीक है, हमारा सोर्स का क्या हुआ, साइज, इस साइज को हम बोलते हैं मेडी साइज। तो जैसे जैसे हमारा सोर्स ये बढ़ा तो हमें क्या मिली, ये थोड़ी सी हमें क्या, ब्लरनेस मिल रही है। हमें एक्चुअल में पता नहीं चल रहा है कि हमारा जो साइज है वो इतना है कि इतना है, तो हमें क्या मिल रही है, ब्लरनेस आ रही है, जिसको हम अनशार्पनेस बोलते हैं। ऐसे ही तीसरी कंडीशन में क्या होगा कि अगर हम हमारे साइज को क्या कर दें, लार्ज कर दें, लार्ज सोर्स साइज, मटेरियल हमारा उतना ही बड़ा था। ठीक है, वही ज्योमेट्री थी, और हमारी जो फिल्म पे पिक्चर बन रही है वो कुछ तो इसमें जहां पर सोर्स साइज हमारा ज्यादा होगा तो उस केस में हमें जो अनशार्पनेस है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। क्यों, ऐसा क्यों होता है, देखिए सोर्स का जो साइज है वो इतना है, तो रेडिएशन हमारी यहाँ से भी इस वाले पॉइंट पे पड़ रही है, और इस वाले पॉइंट से भी जो रेडिएशन आ रही है वो भी इस पॉइंट पे पड़ रही है, जिसकी वजह से ये इस साइड से भी हमारी कुछ ना कुछ इमेज फॉर्म करेगा। तो इसी वजह से हमारा क्या होता है, ये अनशार्पनेस आती है, ब्लरनेस आती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम जो भी सोर्स रखें वो कैसा रखें, पॉइंट सोर्स रखें। कैसा सोर्स रखें, पॉइंट सोर्स या स्पॉट सोर्स भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो जितना छोटा हमारा सोर्स होगा उतनी ब्लरनेस क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अगर हम एक्सेप्टेबल जो देखें कि कितनी ब्लरनेस होनी चाहिए, तो मैक्सिमम जो हमारी अनशार्पनेस होनी चाहिए, मैक्सिमम अनशार्पनेस वो होनी चाहिए हमारी 0.020 इंच होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी तो फिर हम अच्छे से इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम जो एक्सेप्टेबल अनशार्पनेस है वो कितनी है, 0.02 इंच मैक्सिमम अनशार्पनेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यूजी का एक फॉर्मूला भी होता है, उसको देख लेंगे। यूजी का क्या फॉर्मूला होता है अनशार्पनेस का, यूजी बराबर होता है एस एस टी बाई एसओडी। यूजी मीन्स ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस जो हमें निकालनी है, एस एस होता है हमारा सोर्स साइज। ठीक है, और टी फॉर थिकनेस ऑफ द मटेरियल, थिकनेस ऑफ द मटेरियल।
एसओडी होता है सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अगर कभी कभी क्या होता है कि एसएफडी क्वेश्चन में गिवन रहता है तो हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एसओडी को चेंज कर देते हैं। कैसे करते हैं, यूजी बराबर हम लिख लेते हैं एसएसटी बाई एसएफडी माइनस टी। ये भी मैं जो चीज आपको पहले बताया था, तो हम इस तरीके से भी लिख के हम क्या करते हैं, अनशार्पनेस निकाल देते हैं। जो एक्सेप्टेबल कंडीशन है वो हमारी कितनी है, मैक्सिमम अनशार्पनेस 0.02 इंच 0.020 इंच होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा होगी तो फिर हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे हमारे मटेरियल को। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई होगी। इसमें एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कैलकुलेट ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस if object thickness is 20 mm and source size is 4 mm for SFD 920 mm। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। तो हमारे पास में अगर हम देखें कि क्या क्या गिवन है, हमें थिकनेस दे रखी है यानी कि टी दे रखा है, और अगर हम सोर्स साइज की बात करें ये 4 mm यानी कि हमें एसएस दे रखा है, और ये हमें क्या दे रखा है, एसएफडी दे रखा है। तो अगर हम अनशार्पनेस में निकालें तो यूजी बराबर हमारा होता है एसएस टी बाई एसओडी। ठीक है, तो एसओडी को हम क्या लिख सकते हैं, एसएस टी अपॉन एसएफडी माइनस टी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम सोर्स साइज की बात करें, सोर्स साइज हमारे कितना है, 4 mm है। 4 इंटू अगर थिकनेस की बात करें तो कितना, 20 mm। अगर हम एसएफडी की बात करें 920 माइनस कर देंगे 20, क्योंकि थिकनेस कितनी है, 20 है। 24 80 हो जाएगा, और अगर हम इसमें से लेस कर दें तो ये हमारा 900। अगर हम इसे कैंसिल आउट कर देते हैं तो 90 से अगर हम 8 को डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 0.008 लगभग 88 mm हमारे क्या आ जाएगा, यूजी आ जाएगा। तो हमारा ये अनशार्पनेस आ जाएगी। इस तरीके से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस को। ठीक है, ये भी बात क्लियर हुई होगी। थोड़ी सी बेसिक डिटेल लेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो हमारे प्रोटॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये हमारे कैसे होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, ये भी हम जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की तो ये क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो ये भी बेसिक जो नॉलेज है ये भी होनी चाहिए। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं रहता है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, रेडियो एक्टिव डिके।
रेडियो एक्टिव डिके। इसमें क्या होता है कि हमारा जो एलिमेंट होता है जो कि कैसा है, रेडियो एक्टिव है, वो एलिमेंट अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। वो हमारा स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, जिससे क्या होता है कि हमें अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और गामा रेडिएशन मिलती है। ठीक है, देख लेंगे क्या होता है कि रेडियो एक्टिव डिके का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन, डिके का मतलब टूटना, टूटना। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जैसे हम पेट्रोल अगर अपने हाथ पर रख लें तो कुछ समय बाद ये उड़ जाता है, तो ऐसे ही हमारा जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ये डिके होते रहते हैं, यानी कि ये टूटते रहते हैं और रेडिएशन इनसे निकलता रहता है। ठीक है, तो क्यों ऐसा क्यों होता है, ये जो हमारे एलिमेंट होते हैं ये कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होने की वजह से ये हमारे कहाँ जाते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, स्टेबिलिटी। जब ये स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो इससे क्या होती है कि रेडिएशन निकलती है, या फिर हम कह सकते हैं कि एनर्जी एमिट होती है। वो एनर्जी क्या होती है, उसमें हमारे अल्फा रेज निकलते हैं, बीटा रेज निकलते हैं और गामा रेज निकलते हैं। ठीक है, इन्हीं रेज का हम यूज करते हैं किसमें, आरटी में या फिर रेडियोग्राफी करने के लिए। अल्फा रेज का हम इसलिए यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये लेस इनकी पेनिट्रेशन पावर होती है। ऐसे ही बीटा रेज की भी पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होती है, लेकिन गामा रेज की जो पेनिट्रेशन पावर है बहुत हाई होती है। तो इसी वजह से हम गामा रेडियोग्राफी जब करते हैं तो गामा रेज का हम यूज करते हैं। ठीक है, आरटी के लिए। ये समझ में आया होगा कि रेडियो एक्टिव डिके का मतलब ये जो हमारा एलिमेंट होता है ये स्पॉन्टेनियस इसमें ब्रेकडाउन होता है, ये टूटता रहता है और रेडिएशन निकलती रहती है, जिससे हम क्या कर लेते हैं, आरटी कर लेते हैं। ये जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 होता है, वो हमारे एलिमेंट कौन से कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। कुछ एक्सेप्शनल भी केस रहते हैं। इसमें क्या होता है, जो गामा रेडियोग्राफी है इसमें हम मोस्टली 3 एलिमेंट का यूज करते हैं सबसे ज्यादा, इरिडियम 192, कोबाल्ट 60, सीजियम 137। इन 3 एलिमेंट का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं किसमें, रेडियोग्राफी में। और उसमें भी सबसे ज्यादा अगर हम बात करें गामा रेडियोग्राफी में इरिडियम 192 का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट का अगर यूज करेंगे तो गामा रेडियोग्राफी होगा, और अगर हम कोई वोल्टेज या कोई पावर सोर्स का यूज कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, एक्स रेज होंगी। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ होगा कि रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है और कौन कौन से हम एलिमेंट का यूज करते हैं गामा रेडियोग्राफी करने के लिए। ठीक है, जो हमें 3 रेडिएशन मिल रही है, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज, तो यहाँ पे हमारा एक पेपर है। तो अल्फा रेज की जो पेनिट्रेशन पावर है बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये पेपर को भी पास नहीं कर सकती या पेनिट्रेट नहीं कर सकती। अगर हम बीटा रेज की अगर बात करें तो बीटा रेज हमारी पेपर को तो पास कर जाएंगी, पेनिट्रेट कर पाएंगी, लेकिन एल्यूमिनियम की अगर कोई फॉइल है तो उसको भी पार नहीं कर पाती। अगर हम यहाँ पर देखें गामा रेज के बारे में, तो गामा रेज पेपर हो, एल्यूमिनियम हो, चाहे आयरन हो, यहाँ तक कि लेड को भी ये पेनिट्रेट कर देती हैं। तो इसीलिए गामा रेडियोग्राफी में हम किसका यूज करते हैं, गामा रेज का करते हैं, क्योंकि ये हाई पेनिट्रेशन पावर होती है। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें, इनकी जो वेवलेंथ है बहुत शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, लेकिन पेनिट्रेशन पावर कैसी रहती है, बहुत हाई रहती है, जिसकी वजह से हम इनको आरटी में यूज करते हैं। ठीक है, कहाँ से मिलती है ये भी समझ में आया होगा। ये हमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप से मिलती है, जो कि हमारे रहते हैं रेडियम 192, कोबाल्ट 60, सीजियम 137। ठीक है, किस तरीके से हम आरटी करते हैं उसको भी समझ लेते हैं, क्या क्या चीजें हमारे पास में रहती हैं। ठीक है, जो हम आरटी करते हैं तो हमारे पास में ये सिस्टम रहता है। ठीक है, एक इस तरीके का हमारे पास में क्या होता है, सिस्टम होता है। ये जो होता है ये हमारा क्रैंकिंग यूनिट होता है। ठीक है, क्रैंकिंग यूनिट, जहां से हम ऑन और ऑफ का काम करते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होता है, ये होता है गाइड ट्यूब। ठीक है,
क्या होती है, गाइड ट्यूब। ठीक है, ये हमारा एक कैमरा होता है, ये सिर्फ शो कराया है इस तरीके से, जो मैं इसमें आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके का कैमरा होता है। उसका पूरा नाम होता है आइसोटोप कैमरा। ठीक है, इस कैमरे के अंदर यहाँ पर हमारा क्या होता है, सोर्स रखा होता है, जो कि जो एलिमेंट है इरिडियम 192 है या कोबाल्ट 60 है या सीजियम 137 है, इस ट्यूब के अंदर होता है। ये जो ट्यूब है इसको हम बोलते हैं पिगटेल ट्यूब, पिगटेल ट्यूब, जो कि हमारी लेड की बनी होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, सोर्स होता है, और ये हमारा क्या है, कैमरा है। ठीक है, और ये गाइड ट्यूब के थ्रू यहाँ से हमारा सोर्स निकलता है। ये हमारा सोर्स मटेरियल पे, ये हमारा क्या है, मटेरियल है यानी कि जॉब है, और ये हमारा क्या है, फिल्म है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या रखा होता है, पेनिट्रोमीटर रखा होता है। ठीक है, पेनिट्रोमीटर को हम IQI भी बोलते हैं। ठीक है, इमेज क्वालिटी इंडिकेटर रखा होता है इस तरीके से। अब होता क्या है, वैसे तो यहाँ पर हम क्रैंकिंग यूनिट लगा सकते हैं, लेकिन क्या होता है, सेफ्टी के लिए ये जो हमारी ट्यूब है बहुत लंबी सी रहती है। अगर हमें यहाँ करना है RT, तो एक गाइड ट्यूब जो रहेगी, फिर कैमरा रहेगा, फिर बिल्कुल गेट पे जाके जहाँ पर हमारी शील्डिंग रहेगी, तो वहाँ पे हमारी क्या रहती है, क्रैंकिंग यूनिट होती है। हम क्रैंकिंग यूनिट को उसको घुमाते हैं यानी कि ऑन करते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, हमारा एक प्रेशर डेवलप होता है, जिससे यहाँ से एक प्रेशर लगता है, एक फोर्स लगता है। यहाँ से हमारा जो पिगटेल ट्यूब है ये थोड़ा सा ओपन होकर हमारा सोर्स यहाँ से इसके थ्रू, गाइड ट्यूब के थ्रू यहाँ से निकलता है, और हमारे मटेरियल पे क्या है, रेडिएशन पड़ती है। जो भी हमारा एक्सपोजर टाइम होगा, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट, उतने समय तक हमारा जो क्रैंक यूनिट है वो ऑन रहेगा, यानी कि उतने समय तक रेडिएशन इस पर छोड़ी जाएंगी। उस टाइम को हम बोलते हैं एक्सपोजर टाइम। और यहाँ हमारे पीछे क्या लगी होगी, फिल्म लगी होगी। तो कुछ इस तरह से हमारा क्या होता है, गामा रेस का या गामा रे रेडियोग्राफी का हमारा पूरा एक सिस्टम होता है। ये हमारा आइसोटोप कैमरा है, इसके अंदर क्या रहती है, हमारी पिगटेल ट्यूब, जिसके अंदर क्या होता है, सोर्स होता है, जो कि इरिडियम 192, कोबाल्ट 60, सीजियम 137। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, RT करते हैं। ये हमारा पेनिट्रोमीटर होता है, जिसको हम IQI बोलते हैं। ये भी हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा होल टाइप और एक होता है वायर टाइप। ठीक है, ये वायर टाइप 90% इसका ही यूज होता है, इसमें 6 वायर होते हैं, और ये होल टाइप जो है पेनिट्रोमीटर, इसमें 3 होल होते हैं। वो इमेज क्वालिटी इंडिकेटर है, यानी कि हमारी जो इमेज की क्वालिटी है वो उसको बताते हैं। ठीक है, उस हिसाब से क्या है, हम समझ लेते हैं कि हमारी जो इमेज है वो कैसी आने वाली है। तो कुछ इस तरह से हमारा क्या रहता है, गामा रेडियोग्राफी का ये सिस्टम रहता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई होगी।